एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी सबकी। स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। लोअर में कंप्लीट कर लिया था। हायर एनिमल्स में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हम लोगों ने किया था। एंड यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी एसेसरी डक्ट्स वाली। एसेसरी डक्ट्स में मैंने आपको 3 डक्ट्स बता दी थी, वेस एफेंडेटिया, एपिडिडाइमिस, वेस डिफरेंस। 3 डक्ट बताई थी, बता तो दिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा डायग्राम से देख लें, बहुत इजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रोटम दिखाई दे रहा है, राइट। देन उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। फिर उस टेस्टिस से आपकी रेड टेस्टिस थी। रेड टेस्टिस से आपकी इजेक्टुलरी डक्ट बनी हुई थी। इस तरीके से, एक सेकेंड, एक और डायग्राम था आपका। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलके एक ग्रुप बना रही थी टेस्टिस का, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस से 10 से 12 और ट्यूब निकली हुई थी इस तरीके से, जिसे हम लोग बोलते हैं वेस एफेंडेटिया। देन ये सारी की सारी टेस्टिस एक ट्यूब में कॉम्बाइन हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, राइट। यही था। अब आप इसको बड़े डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एपिडिडाइमिस दिखाई हुई है, जो लॉन्ग होती है, राइट। जो सबसे लॉन्ग होती है एपिडिडाइमिस, वो आपको दिखाई गई है। अब उसके बाद यहाँ पर एपिडिडाइमिस तक मैंने आपको बता दिया था, लास्ट एपिडिडाइमिस तक हो गया था। उसके बाद आता है यहाँ पर posterior it leads to the vas deferens which travels up to the abdominal cavity and loops over the ureter to open into the urethra। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, जो एपिडिडाइमिस है ये यहाँ तक, जहां तक ये टेस्टिस है ना, वहां तक फिनिश हो जाती है, यानी कि स्क्रोटम तक एपिडिडाइमिस का फिनिशिंग पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से एक न्यू ट्यूब अराइज होती है, लॉन्ग ट्यूब बोल दीजिए, डक्ट बोल दीजिए, जिसे हम बोलते हैं वेस डिफरेंस। एपिडिडाइमिस इज ओपन into a new duct or tube and it is called vas deferens। as you can see यहाँ पर ये vas deferens है, और ये वेस डिफरेंस इस तरीके से क्रॉस होके जा रही है। इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्लैडर। ब्लैडर समझते हैं ना, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ब्लैडर किडनी में पढ़ा होगा, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ये इस पूरे ब्लैडर को अपर डायरेक्शन से क्रॉस करते हुए नीचे की डायरेक्शन में जाती है, इस तरीके से। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी, एक एक करके। Now before doing so, it joins the duct of seminal vesicle to form the ejaculatory duct। अब देखिए इसमें बोला क्या गया कि जब ये हमारी जो वेस डिफरेंस है, ये पूरे हमारे उसको क्रॉस करके जा रही है ब्लैडर को। जब ये ब्लैडर को क्रॉस करके जा रही होती है तो इसके बीच में एक ग्लैंड पड़ती है, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। दिखाई दे रही है आपको? मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रही होगी, सेमिनल वेसिकल। ये वेस डिफरेंस इस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के साथ ज्वाइन होते हुए जाती है, यहाँ पर इस तरीके से। ये दोनों ग्लैंड और यहाँ पे जो आपकी वेस डिफरेंस थी, ये दोनों मिल जाती हैं, और आपकी यहाँ पे आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, एक दूसरी ट्यूब यहाँ पे आके आपकी एक नई ट्यूब बना लेती है। हाँ, और यहाँ पे जब दोनों मिल जाती हैं, वेस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, दोनों यहाँ पर मिल गई। दोनों ने मिलके अपनी एक नई डक्ट या ट्यूब बना ली। उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। यहाँ पे इस तरीके से पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे इस तरीके से नई डक्ट बना लेती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। Now the ejaculatory duct passes through the prostate gland and opens into the urethra। अब ये जो ejaculatory duct है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये राउंड शेप का, यहाँ पे ये दूसरी ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। पहले कौन सी ग्लैंड आई? सेमिनल वेसिकल। फिर कौन सी ग्लैंड आई? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पे जब वेस डिफरेंस ने और सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड ने मिलके
अपनी एक कॉम्बाइंड डक्ट बना ली, ट्यूब बना ली, जिसको बोलते हैं इजेक्टुलरी डक्ट। ये इजेक्टुलरी डक्ट बीच में जो प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ती है उसको क्रॉस करके जाती है और ओपन हो जाती है हमारे यहाँ यूरेथ्रा में। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा यहाँ पर क्यों बोला है, यहाँ पे देखिए ये ब्लैडर है, राइट। ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करने का। अब ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर हो रहा है तो वो आउट ऑफ द बॉडी भी आएगा। तो ब्लैडर से आपको ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, ये यूरेथ्रा है, जो यूरिन को कैरी करते हुए आउट ऑफ द बॉडी ले जाती है। और यहाँ पे जो इजेक्टुलरी डक्ट है, ये इजेक्टुलरी डक्ट हमारी यूरेथ्रा में ही मिल जाती है, कॉम्बाइन हो जाती है। The urethra provides a common passage for the urine and semen. Hence, it is also called urinogenital duct. अब ये जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा आप देख रहे हो पूरे आउट ऑफ द पेनिस आ रही है, राइट। दैट यहाँ पर ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसे हम लोग मीटस भी कहते हैं। ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, यानी कि इस यूरेथ्रा से यूरिन तो पास आउट होता ही होता है, इसके अलावा जो सीमेन होता है, सीमेन मतलब जो स्पर्म होते हैं, वो भी रिलीज होते हैं यहीं से, इसी पॉइंट के थ्रू। इसीलिए हम लोग यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल भी डक्ट भी कहते हैं। In males, the urethra is long and extend through the penis. Males में जो urethra है थोड़ी सी long होती है और पूरी penis तक extend होती है। It opens to the outside by a opening called urethral meatus or urethral orifice. और लास्ट में जो यूरेथ्रा है एक ओपनिंग होती है लास्ट में, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफिस, कुछ भी कह दीजिए। All the accessory ducts except urethra are present in pairs. जितनी भी मेल्स में डक्ट प्रेजेंट है वो पेयर्ड में है, लेकिन यूरेथ्रा एक ऐसी डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि पेयर में नहीं होती है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर एपिडिडाइमिस तक तो हो गया था। एपिडिडाइमिस आपके पूरे स्क्रोटम तक कवर करते हुए फिनिश हो जाती है। एपिडिडाइमिस के बाद एक न्यू डक्ट अराइज होती है जिसका नाम है वेस डिफरेंस। डायग्राम से मेरे ख्याल से जल्दी से क्लियर होगा। वेस्ट डिफरेंस जहां इस तरीके से पूरा क्रॉस करके जाती है, इसके नीचे की साइड में एक स्ट्रक्चर पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैडर। ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करने का। ब्लैडर से एक ट्यूब निकली हुई है जो यूरिन को लेके होते हुए जाती है, राइट। अब यहाँ पे जो वेस्ट डिफरेंस है, वेस्ट डिफरेंस के साथ में एक ग्लैंड पड़ती है इसके बीच में जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल और वेस्ट डिफरेंस दोनों ट्यूब कंबाइन हो जाती हैं और एक कॉमन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसे हम बोलते हैं इजेक्टुलरी डक्ट। ये इजेक्टुलरी डक्ट जब बन जाती है तो ये इजेक्टुलरी डक्ट एक और ग्लैंड को पास करते हुए जाती है जिस ग्लैंड का नाम है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन फाइनली इजेक्टुलरी डक्ट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। दैट इज व्हाई यूरेथ्रा यूरिन के साथ साथ जो स्पर्म है वो कैरी करके ला रही है और दोनों यूरेथ्रा फिर पूरे पेनिस को क्रॉस करते हुए लास्ट ओपनिंग में यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफिस में ओपनिंग हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ग्लैंड्स पर। हम लोगों ने डक्ट तो पढ़ ली कि कितनी डक्ट होती है और कहाँ कहाँ से क्रॉस करके जाती है। ग्लैंड्स पर आ जाते हैं कि मेल में कितनी ग्लैंड्स होती है, क्या क्या फंक्शन होता है उनका। सबसे पहली ग्लैंड हमने देखी सेमिनल वेसिकल। सबसे पहली ग्लैंड हमने कौन सी देखी यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल देखी। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स, पेयर में प्रेजेंट रहती है, लिविंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। इट सेक्रीट्स एन एल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। ये वेसिकल यानी कि जो ग्लैंड है, देखिए ग्लैंड का काम होता है कुछ ना कुछ एंजाइम जूसेस हार्मोन को रिलीज करने का, तो इस ग्लैंड से भी एक फ्लूइड रिलीज होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। और इस फ्लूइड में फ्रक्टोज, फिब्रिनोजन और प्रोस्टिन ग्लैंड्स यानी कि जो आपके होते हैं वो सब्सटेंस प्रेजेंट होती है। इट contributes about 60% of the total volume of the semen। देखिए आपको ध्यान है, जब हम लोगों ने कल पढ़ा था तो हमने बोला था कि स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, राइट, स्पर्म नाम दिया था। लेकिन जब हमने अभी देखा कि जो हमारे ये जो स्पर्म रिलीज हो रहा है आउट ऑफ द बॉडी, मेल बॉडी से,
तब हम इसे सीमेन बोल रहे हैं। भाई इसे स्पर्म क्यों नहीं बोल रहे, सीमेन क्यों बोल रहे हैं, वाई? क्योंकि जब ये सेमिन, ये जो हमारी वेस्ट डिफेंडेंस है, ये स्पर्म को कैरी करके ला रही है टेस्टिस से, यहाँ से, और कौन सी ग्लैंड में एंटर हो रही है, सेमिनल वेसिकल में हो रही है। और सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज कर रही है, एल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड, जिसमें फ्रक्टोज, फिब्रोजन और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। दैट मीन स्पर्म तो सिर्फ सेल्स थे ना, बाकी का जो उसमें चीज प्रेजेंट हुई, फ्रक्टोज, फिब्रोजन, न्यूट्रिशन और सब चीज वाली, वो तो हमारी इस ग्लैंड से हुई, सेमिनल वेसिकल से। इसीलिए जब हमारा स्पर्म सेमिनल वेसिकल में एंटर करता है ग्लैंड में, और उस ग्लैंड के फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, तब हम उसे स्पर्म नहीं कहते, तब हम उसे सीमेन कहते हैं। और सेमिनल वेसिकल स्पर्म का, यानी कि सीमेन का 60% वॉल्यूम है। स्पर्म 40% होता है, सीमेन होता है 60%, दोनों मिल जाते हैं, बन जाता है सीमेन। Now the fructose provides energy for sperm movement while fibrinogen coagulates the sperm into a bolus for quick copulation in the vagina. यहाँ पे फ्रक्टोज का काम होता है स्पर्म, यानी कि उसके स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी देना, क्योंकि मूवमेंट क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉडी आना है ना, जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो आउट ऑफ द बॉडी आना है। तो आउट ऑफ द बॉडी आने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रक्टोज क्या कर रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यही हम फिब्रोजन बात करें तो फिब्रोजन थोड़ा सा कोगुलेट करता है, कोगुलेट मतलब उसको ग्रुप में करता है, ताकि फर्टिलाइजेशन की टाइमिंग पर इजिली वजाइना में, यानी कि फीमेल बॉडी में एंटर हो जाए। And the prostaglandins stimulate reverse peristalsis in vagina and uterus, adding faster movement sperm towards the egg in the female body. यहीं पर हम प्रोग्रेस्टिन की बात करें तो प्रोस्टोग्लैंडिन्स का काम होता है कि जब स्पर्म वजाइना में एंटर हो गया है, तो वजाइना में एंटर होने के बाद भाई उसको फीमेल एग तक पहुंचना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म वेजाइना में एंटर हो गया, ठीक है, लेकिन उसको मेनली यूट्रस तक जाना है, पूरे फीमेल एग तक जाना है। उस फीमेल एग तक जाने के लिए जो उसको फास्टर मूवमेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका प्रोस्टग्लैंडिन्स। तीनों का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जो दूसरी ग्लैंड आती है वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट अभी देखा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जस्ट ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज अ लार्ज एंड सिंगल ग्लैंड, लार्ज होती है, सिंगल ग्लैंड है, जो कि 20 से 30 लोब्स से बनी होती है। लोब्स मैंने बताया था ना, पार्ट से 1 2 3 पार्टीशन। एंड इट लोकेटेड अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है। It surrounds the urethra and releases a milky, white and slightly acidic prostatic fluid into the urethra. अब ये भी एक ग्लैंड है, तो उससे भी कुछ ना कुछ रिलीज होगा, तो इससे जो रिलीज होता है वो मिल्की, मिल्क मतलब थोड़ा सा मिल्की व्हाइट कलर का एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, मिल्की व्हाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड यूरिथ्रा में एंटर हो जाता है। ये सीमेंट का 30% पार्ट हमारा वॉल्यूम करता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज एंड वेरियस अदर एंजाइम। द एसिड फॉस्फेट प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना। अब यहाँ पर जो एसिड फॉस्फेटेज है, ये क्या काम करता है, जो फीमेल बॉडी का पार्ट होता है वजाइना, थोड़ा सा एसिडिक होता है, वहां का पीएच एसिडिक होता है। तो जब स्पर्म एसिडिक एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे तो खराब होने के, एकदम डिस्ट्रॉय होने के, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो पे एसिड फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, वजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना होंगे, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय होने लगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा फिर। सो एसिड फॉस्फेटेज उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोस्टेट कैंसर इज अ कैंसर, देखिए प्रोस्टेट कैंसर आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। प्रोस्टेट कैंसर इज अ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। Men who are over 50 years of age and have a daily high consumption of fat have an increased risk of prostate gland. प्रोस्टेट ये जो कैंसर है होता कब है, ऐसे मैन जिनकी एज 50 ईयर से ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा
फैट का कंजप्शन कर रहे हैं, मतलब फैट की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में 10 से 15%, आप कंज्यूशन कर रहे हो 30 से 40%, तो क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। एक और ग्लैंड होती है यहाँ पर, कॉपर्स ग्लैंड एंड बॉल्ब्यूरेथल ग्लैंड। देखिए यहाँ पे जो कॉपर्स ग्लैंड है, बॉल्ब्यूरेथल ग्लैंड है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई गई है, लेकिन मैं इसकी पोजीशन बता देती हूँ कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसमें थोड़ा सा डायग्राम में शो नहीं है। यहाँ पर आपको ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ब्लैडर के ही जस्ट पास में होती है आपकी कॉर्पस ब्लैड, कॉर्पस ल्यूटियम वाला कॉर्पस ग्लैंड या फिर बॉल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड। It is a small pea-sized and paired gland situated on other side of urethra। बहुत स्मॉल होती है, पी के साइज, मटर का जैसा साइज होता है, पेयर्ड होती है यानी कि दो होती है, और यूरेथ्रा के जहां पे मैंने अभी पोजीशन बताई थी उस साइड में प्रेजेंट होती है। These glands secrete an alkaline, viscous, mucus-like fluid which act as a lubricant during copulation। ये ग्लैंड एक तरीके से एल्कलाइन, विस्कस और म्यूकस फ्लूइड रिलीज करती है। जब फर्टिलाइजेशन के टाइमिंग पर जो एक स्लिपरीनेस की जरूरत होती है, उस टाइमिंग पर ये एल्कलाइन, विस्कस, म्यूकस फ्लूइड हेल्प करता एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं सीमेन पर। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया सीमेन क्या है, कैसी है, कैसे कैसे बनता है, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इट इज अ विस्कस एल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड, एक तरीके से विस्कस एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड होता है जिसका पीएच 7.2 से 7.7 रेंज करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है, तो सबको पता ही है। Normally, 2.5 to 4 ml of semen is given out during a single ejaculation and contains about 400 million sperm। अगर एक मेल बॉडी से 2.5 से 4 ml तक सीमेन रिलीज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें कितने स्पर्म यानी कि मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, 400 मिलियन स्पर्म। स्पर्म्स का मतलब मेल गैमीट्स होता है, राइट। Now it contains a secretion of epididymis and accessory glands, क्योंकि ये जो आपका सीमेन था, इसमें एपिडिडाइमिस का, एसेसरी ग्लैंड्स का, फ्रक्टोज, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, एक्टिवेशन फॉर मूवमेंट यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब का मिक्सचर होता है, और इन सब के मिक्सचर की वजह से इसमें पूरा आपका लुब्रिकेशन, एल्कलाइन, वाइट मिल्की, विस्कस पूरा बन जाता। लास्ट आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सारे पार्ट्स पढ़ लिए, ग्लैंड्स पढ़ लिए, डक्ट्स पढ़ लिए, रिप्रोडक्टिव जो गोनेट्स थे, प्राइमरी ऑर्गन वो पढ़ लिया। लास्ट आ जाता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इंक्लूड्स द पेनिस एंड द स्क्रोटम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लास्ट जो पेनिस और स्क्रोटम वाला पार्ट होता है वो इंक्लूड होता है। Penis is the main copulatory organ and it is a cylindrical and muscular with three bundles of erectile tissue, a pair of posterior lateral tissue called corpora cavernosa, a median corpus sconcaceum। जो ये जो पेनिस होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थोड़ी सी मस्कुलर होती है, एंड इसमें 3 बंडल्स टिश्यूज के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अ पेयर ऑफ पोस्टीरियर लेटरल टिश्यू जिसका नाम है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक मिड में प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्पॉन्किसियम। ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर प्रेजेंट रहते हैं टिश्यू के, पोस्टीरियर लेटरल टिश्यू के जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है कॉर्पस स्पॉन्किसियम। यानी कि इस पेनिस में 3 बंडल होते हैं टिश्यू के, 2 बंडल होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू के, एक होता है कॉर्पस स्पॉन्किसियम टिश्यू का। The swollen tip of the penis is called gland penis and it is covered by a loose fold of skin called foreskin or pubis। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिखाते हैं। As you can see यहाँ पे जो सेकंड क्या था आपका, यहाँ पे जो swollen tip होती है उसे हम लोग बोलते हैं gland penis। या दिस वन, ये जो पूरी आपको swollen tip दिख रही है comparison to all other part, it is called ग्लैंड पेनिस।
और ये पूरी स्किन से कवर रहती है और उस स्किन को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए आपको प्रूपियस, कुछ भी नाम ले सकते हैं। फोर स्किन कह दीजिए या प्रूपियस कह दीजिए। उसके बाद एक आता है आपका स्क्रोटम, पेनिस मैंने आपको बता दिया। दूसरा पार्ट आपका स्क्रोटम का आता है। इट इज अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस एंड इट इज डिवाइडेड into a right and the left scrotal sac by a septum of tunica tatos made of smooth muscle fibers। स्क्रोटम के बारे में वैसे भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जस्ट पेनिस के पीछे प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल कैविटी में, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल। दैट मीन ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है क्योंकि इसमें दो टेस्टीज प्रेजेंट होती है ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो जो राइट साइड में टेस्टीज होगी राइट स्क्रॉटल स्क्रॉटल, जो लेफ्ट साइड में टेस्टीज होगी लेफ्ट स्क्रॉटल, और इसके ऊपर ट्यूनिका डेटोस की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। And the fetal testes are guided into a retained in the scrotum by a short fibromuscular band called gubernacle। फीटल टेस्टिस होती है। फीटल टेस्टिस का मतलब है कि जब बेबी छोटा होता है तो उसकी जो टेस्टिस होती है स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड की तरह होती है, छोटी छोटी सी, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्यूब्रा न्यूक्लियम, ग्यूब्रा न्यूक्लियम। The testes remain suspended in scrotum by a spermatic cord. Failure of testes to resort into scrotum is called क्रिप्टोकॉर्डिज्म। जो टेस्टीज हैं स्क्रोटम से स्पर्मेटिक कॉर्ड से रिमेन अटैच्ड होती है, तो मैंने बता ही दिया था। फेलर ऑफ टेस्टीज, फेलर ऑफ टेस्टीज का मतलब है कि जब टेस्टीज फेल हो गई है, दैट मीन स्पर्म को रिलीज नहीं कर रही है, रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट्स को नहीं रिलीज कर पा रही है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। द फेलर आल्सो रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। टेस्टिस फेल होने की वजह से स्टेरिलिटी आ जाती है। स्टेरिलिटी का मतलब है फर्टिलाइजेशन, बेबी नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। The cremaster and the datose muscles of scrotum help in drawing testes close or away from the body। यहाँ पे ना एक मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है डाटोस मसल। एक्चुअली क्या होता है, जो स्क्रोटम है इसमें दो टेस्टीज ऐसे प्रेजेंट रहती हैं और दोनों टेस्टीज एक स्पर्मेटिक कॉर्ड से ऐसे अटैच रहती है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये स्क्रोटम में जो डाटस मसल्स होती है, डाटस मसल क्या करती है, यो टेस्टीज को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। यानी कि ये अभी इधर है, इधर की साइड भी आ जाएंगी, इधर भी आ सकती है, इधर भी, या बहुत ज्यादा पास भी जा सकती है। अब यहाँ पर क्या है, ये होता क्यों है, ये डार्टस मसल टेस्टिस को मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रही है, बट मूवमेंट करना ही क्यों है, बिकॉज टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना, वो आपका, वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, टेस्टिस का टेम्परेचर एटलीस्ट 35 डिग्री या 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अदरवाइज अगर 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्पर्म रिलीज होंगे तो वो तुरंत मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। दे कांट हैंडल एक्स्ट्रा टेम्परेचर, so they need low temperature comparison to our body। उनका रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिलीज होने के लिए जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का 35 या 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस को वो डेड हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर सकते, दे कांट हैंडल एक्स्ट्रा हीट। तो यहाँ पर अब एक चीज देखिए, जब यहाँ पर कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से अटैच रहेगा तो उसमें तो हीट रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। आप इस तरीके से बहुत देर तक हाथ पकड़े रखो, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। सोच लीजिए ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है और टेस्टीज एक दूसरे से चिपकी रहेंगी, कोई मूवमेंट नहीं है, तो टेम्परेचर तो अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो मसल्स होती है डायटोस मसल्स, वो क्या करती है, टेस्टीज को इधर उधर इधर उधर से मूव करा देती है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री लोअर रहता है नॉर्मल बॉडी से, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, यानी कि गैमीट्स की जो फॉर्मेशन है, उसको हेल्प हो सके। दिस इज द स्क्रोटम। ठीक है, यहाँ तक आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फिनिश हो गया, और मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे इजी था, क्योंकि अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो उससे भी ज्यादा टफ है। तो सबसे पहले हम लोग यही आ जाते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले आ जाती है पेयर ऑफ ओवरीज। सेकेंड नंबर है पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आप फैलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हो, फैलोपियन ट्यूब। ओके, उसके बाद यहाँ पर यूट्रस आता है थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर वजाइना है। फिफ्थ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वल्वा है। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगी, वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स। जो वजाइना में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना, इट इज कॉल्ड वेस्टिब्युलर ग्लैंड। उसके बाद आपकी मैमरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, यानी कि ब्रेस्ट में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो ब्रेस्ट में ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनको हम लोग बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स। का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बना के दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। वैसे तो आपने देखा होगा, या कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आई नो थोड़ा सा वैसा हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग डायग्राम से भी इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में ये ओवरीज प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद ये ओविडक्ट्स है। ओविडक्ट्स का मतलब ये फैलोपियन ट्यूब है जो ओवरी से कनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लार्ज ऑर्गन दिखाई दे रहा है जिसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस यहाँ पे पूरा बेबी डेवलप होता है, वोम जैसे हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं वजाइना। वजाइना के बाहर भी पूरा एक आउट स्ट्रक्चर होता है फीमेल का, जैसे वल्वा बोला जाता है। यहाँ पे इस वजाइना में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और मेमरी ग्लैंड्स तो वही बताई दी मैंने, जो कि ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ओवरी से ही यहाँ पर ओवम रिलीज होते हैं, और अगर ओवरी नहीं होगी तो ओवम कहाँ से होंगे। द मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इसका जो मेन फंक्शन होता है ओवरी का एग या फिर ओवम को रिलीज करने का। दूसरा जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो भी आपके ओवरी से ही रिलीज होते हैं। सॉलिड होती है, ओवल होती है, आलमंड शेप का ऑर्गन है। 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है एंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। लोकेटेड इन द अपर लिटिल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी। पेल्विस होता है, पेल्विस जॉइंट जो आपके पूरा वेस्ट में प्रेजेंट रहता है, पेल्विस जॉइंट, राइट। इसी पेल्विस और किडनी के पास हमारी ओवरी की पोजीशन होती है। Each ovary is held in position by ligaments by attaching it to the uterus and the abdominal wall. ये जो ओवरी है ये आपके यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहती है। The largest of these, the broad ligament, formed by a fold of peritoneum, and it holds the ovary, oviduct, and uterus to the dorsal body. एक्चुअली यहाँ पर क्या था, जैसे जो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे ओवरीज है दोनों साइड एंड ये हमारा यूट्रस है, इस ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पूरे के बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है, सभी के बीच में। ये लिगामेंट टिश्यूज क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरीज को, ओविडक्ट को, यूट्रस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं और एक फोल्ड बना लेते हैं, और उस फोल्ड का नाम होता है पेरिटोनियम। और पूरी जो हमारी स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको पूरा एक तरीके से होल्ड करके रखते हैं, जिसमें आपका ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस तीनों ही आ जाते हैं। द ओवरियन, द ओवरियन लिगामेंट अटैच ओवरी टू द यूट्रस। जैसे ये ओवरी है और यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट था, तो ये ओवरीज हमारी इस यूट्रस से लिगामेंट्स टिश्यूज की तरह के थ्रू हमारी अटैच होती है। द ओवरी प्रोड्यूसेस 5 हार्मोन्स। ओवरी हमारे 5 हार्मोन्स रिप्रोड्यूस करती हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आप लोगों ने नॉर्मली सुने होंगे। इसके अलावा रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आप लोगों ने नॉर्मली पढ़े ही हैं। नए जो आए हैं वो आपके रिलैक्सिन, एक्टिविन और इनहिबिन है, राइट। बाकी का जो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। इतना ही ठीक है आज के लिए, इससे ज्यादा एक साथ इतना भारी नहीं करेंगे। और मैं जितना भी अब समझाऊंगी आप लोगों को
वो एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ओवरी के स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट के टॉपिक के साथ। थैंक यू।